अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में एक सीट अपनी कंफर्म करना चाहते हैं, यानी कि सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो ये साथियों पूरा मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर साथियों जैसे अगर बात करें आपकी परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे ही ठीक और ठीक साथियों 80 प्रश्न यहाँ भी होंगे। सबसे पहले हम लोग 20 प्रश्न हिंदी के करेंगे, उसके बाद 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, फिर 20 प्रश्न रीजनिंग के और 20 प्रश्न साथियों मैथ के। तो यहाँ पर जैसा आपका साथियों पेपर आने वाला है, वैसे ही प्रकार के क्वेश्चंस आज इस क्लास में आप लोग देखेंगे। तो अगर आप साथियों चाहते हैं कि एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो इन 80 प्रश्नों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, अगर बात करें साथियों अति उपसर्ग के रूप में होना चाहिए। अगर इसकी संधि विच्छेद करें कि अति उपसर्ग के रूप में निकलेगा, नहीं, लेकिन इसकी अगर संधि विच्छेद करते हैं यानी कि अति प्लस रिक्त हो जाएगा और अति क्या होगा साथियों, एक उपसर्ग का काम करेगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से आपको बताना है साथियों इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए, आशा के साथ क्या शब्द आएगा साथियों, कैसी आएगा, तो आशा एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। आज्ञा कैसी है, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। गरिमा कैसी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सागर कैसा है, तो सागर आपका क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आंसर जिनका डी तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए साथियों। ये इस शब्द की वर्तनी आपसे बहुत पूछी जाती है। स्पृश्यता कैसे लिखा जाता है, जैसे कि अगर बात करें स्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, तो उसके जिक्र की अगर बात करें ऐसे जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उदय का साथियों विलोम क्या होता है, तो सूर्य उदय और क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। तो उदय का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। और जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द आपको बताना है जो कि तत्सम है। अगर बात करें साथियों सपूत एक तद्भव है, उसके अलावा सरीसृप एक तत्सम शब्द है और सांकल भी तद्भव है और सांझ भी तद्भव है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द की अगर बात करें साथियों तत्सम होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी में है सरीसृप। घबराहट की अगर बात करें साथियों इसमें प्रत्यय क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रत्यय की अगर बात करें तो आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आहट हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और अगर बात करें, अब बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है साथियों आपके एग्जाम के लिए, तो अब मैं साथियों आपको सिर्फ वही मॉडल पेपर कराऊंगा और उन मॉडल पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चंस डालूंगा जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और डेली साथियों आप ये मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से देखते हैं। डेली एक मॉडल पेपर मैं आपको देता हूं और मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक अगर आपने ये देख लिया तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोक पाए। चलिए, एक मुहावरा देखिए कि अंग अंग ढीला होना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, जब इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है ना तो क्या कहता है, भाई मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का साथियों आपको पहचानना है, बताइए। देखिए, जिसका उच्चारण थोड़ा सा आसान होता है ना वही आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका उच्चारण यानी कि जिनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, और जिनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका कम इस्तेमाल करते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो प्यासा हम साथियों अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन पाषाण कंकड़ पक्ष नहीं बोलते हैं, या बहुत कम बोलते हैं, बहुत ना के बराबर बोलते हैं। तो कुल मिला के तद्भव शब्द कौन सा होगा, प्यासा एक तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी सारे साथियों तत्सम शब्द हो जाएंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक लोकोक्ति है और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। बताइए, मतलब एक बहुत बड़े बहुत विशिष्ट व्यक्ति की तुलना एक सामान्य व्यक्ति से की जाए तो यहाँ पर अगर बात करें क्या कहा जा सकता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ पर आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर साथियों एक शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा शब्द है, उसका आपको विलोम बताना, यानी कि जो अनाथ शब्द यहाँ पर लिखा हो ना इसका आपको साथ बताना है विलोम क्या होगा। तो अनाथ क्या होता है, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। अब अगर बात करें जिसके माँ बाप होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साथियों सनाथ। क्या कहा जाता है, सनाथ कहा जाता है। तो अनाथ का विलोम अगर आपसे पूछे तो सनाथ बताना, और सनाथ का विलोम अगर आपसे पूछे तो अनाथ बताना, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अनुपम का अगर आपसे पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो क्या होगा साथियों, तो अनुपम का पर्यायवाची तो अद्वितीय होता है, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए,
उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द की अगर बात करें कौन सा शब्द अशुद्ध है ये पूछा जा रहा है। देखिए पुष्पांजलि ऐसा ही लिखा जाता है क्या, निरपराध ऐसे लिखा जाता है, भास्कर भी ऐसे लिखा जाता है और उज्जवल भी ऐसे लिखा जाता है। निरपराध की अगर साथियों बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे निरपराध कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है निरपराध, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निरापराध लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाए और गलत होगा तो यही तो हमें पता करना था कौन सा गलत है कौन सा शुद्ध है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अमृत का एक पर्यायवाची साथियों नहीं है और वही आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, अम्लीय होता है, मधु होता है, लेकिन रसाल नहीं होता है। अब अमृत का पर्यायवाची साथियों नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो चारों विषयों का साथियों आज की इस क्लास में निचोड़ देखेंगे, यानी कि हिंदी की बात करें तो हिंदी के टॉप लेवल के एकदम 20 क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मैथ और रीजनिंग को तो मैं ऐसा आपको समझा दूंगा, यानी कि मैं आपको इतना एक्सपर्ट बनाकर भेजूंगा मैथ और रीजनिंग में कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका साथियों गलत नहीं हो सकता, भले एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे। तो इस क्लास के साथ साथियों आपको बने रहना है और एंड तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान आप सभी लोग जानते हैं बहुत खतरनाक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक आपको बताना। देखिए संबंध की अगर बात करें कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें आपको संबंध नजर आ रहा है, संबंध कारक है। राम खाना खाता है, कोई संबंध नहीं। राम का कुत्ता बहुत तेज है, तो राम का संबंध कुत्ते से नजर आ रहा है, यानी कि किसका कुत्ता है साथियों, राम का कुत्ता, सॉरी राधा का कुत्ता है। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज है, कौन से वाक्य में साथियों संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, और बी वाले में है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में चार कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुई, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो युवा शब्द है ना, युवा शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि युवा शब्द क्या है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो युवा क्या है साथियों, एक क्रिया विशेषण है या एक संज्ञा है या एक सर्वनाम है या क्रिया। देखिए क्रिया विशेषण भी नहीं है और साथियों क्रिया भी नहीं है, ये युवा शब्द क्या है, ये एक संज्ञा है साथियों, इसलिए आंसर आपका अगर था ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द साथियों कौन सा है, तो स्त्रीलिंग के साथ हमेशा साथियों किसका इस्तेमाल होगा, कैसी का। तो आप ये देखिए कैसी किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है बताइए। नेत्र कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। त्याग कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। वेदना के साथ कैसा नहीं आएगा, वेदना के साथ कैसी आएगा। और जिनके साथ कैसी आता है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये तीनों कवियों की अगर बात करते हैं तो साथियों ये किस काल के कवि माने जाते हैं, आदि काल के, भक्ति काल के, रिद्धि काल के या आधुनिक काल के। तो यहाँ पर अगर बात करें टॉप लेवल का एकदम क्वेश्चन है साथियों, अपने मनोमस्तिष्क में इस क्वेश्चन को स्टोर कर लेंगे, या तो आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए या आपके मित्र की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास की अगर बात करें किस काल के संत है, कोई सिंगल भी पूछा जा सकता है या तीनों भी आपको दिए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जिसमें जिसमें दास है ना वो सब भक्ति करते थे, तो ये सारे के सारे कवि साथियों भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, अब आपको साथियों बताना है। देखिए अगर बात करें ना यहाँ पर किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, तो जो प्रत्येक शब्द लिखा हुआ है ना इसका हमेशा इस्तेमाल साथियों एक वचन में ही किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर आप लोग दो बातें ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कभी पूछा जाए साधु का बहुवचन क्या होगा, तो साधु का बहुवचन भैया साधु ही होता है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नदी का बहुवचन नदियां हो जाता है और घर का बहुवचन घरों हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम है, ये आपसे साथियों बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्षणिक का आपसे साथियों विलोम पूछा जाए तो शाश्वत आपको बताना है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एक वाक्य यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो यहाँ पर आपको बताने के को कि दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो सही वाक्य इसमें से कौन सा होगा। तो यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया तो गलत लग रहा है, लेकिन नहीं आना चाहिए था। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, ये भी साथियों नहीं। यद्यपि वह बीमार था तदपि वह मेला गया, यहाँ पर देखिए अगर बात करें ना यद्यपि के अकॉर्डिंग लगेगा लेकिन नहीं होगा, यद्यपि के अकॉर्डिंग फिर भी नहीं होता है, यद्यपि के अकॉर्डिंग साथियों तथापि होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो लगा होगा ना साथियों, तो सही वाक्य आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। क्यों, क्योंकि यद्यपि आया है ना तो हमेशा साथियों यद्यपि के साथ तथापि आएगा। तो आंसर यहाँ पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
20 प्रश्न आपने देखे साथियों हिंदी के। अब 20 प्रश्न एकम आप देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन साथियों सामान्य ज्ञान का आपके स्क्रीन पर है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों गुप्त काल की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। निम्न में से किस मुगल शासक ने, ठीक है, या किस मुगलिया ने जंजीर लगवाई। न्याय की जंजीर यहाँ पर होना चाहिए। तो न्याय की जंजीर तो साथियों किसने लगवाई थी, जहांगीर साहब ने लगवाई थी, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। हर्षवर्धन के राज कवि साथियों कौन थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बाणभट्टी की अगर आप बात करते हैं साथियों तो ये कौन थे, ये हर्षवर्धन के राज्य कवि थे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर के आयोजन में जो पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो कांग्रेस का 1929 में साथियों लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहां पर ही साथियों पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये अगर बात करें ये किसकी रचनाएं हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या साथियों रैदास की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये तीनों के तीनों किसकी रचनाएं हैं साथियों, तुलसीदास की रचनाएं हैं, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अद्वैतवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे साथियों, शंकराचार्य। आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य थे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। साथियों वीडियो को आप सभी लोगों ने अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि मोरियाना ट्रेंच की अगर बात करें, मोरियाना गर्त की अगर बात करें तो ये कौन से महासागर में स्थित है, ये साथियों प्रशांत महासागर में स्थित है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सवाना चारागाह की अगर बात करें या सवाना घास के मैदान की अगर बात करें तो ये कहां पर पाए जाते हैं साथियों, ये तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। राइट आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि स्वेज नहर की अगर बात करें तो ये किसको किसको साथियों जोड़ती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है साथियों, तो स्वेज नहर जोड़ती है, आंसर आपका ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में स्थित है, यानी कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है, ये अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों क्या निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, तो साथियों बिल्कुल सही। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में साथियों निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है, तो आंसर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार। तो इसकी साथियों कोई सीमा नहीं है, जितनी बार हो सकता है तो हो जाएगा साथियों, इसकी कोई सीमा नहीं है कि 1 बार 2 बार इसका उत्तर होगा। तो आंसर आपका अगर ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कभी भी आपके एग्जाम में तो कोई सीमा नहीं है, ऐसा उत्तर आप लोग मारेंगे। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था, बिल्कुल सही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों कहां पर इसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको कहां पर शुरू किया गया था, तो राजस्थान का एक जिला है नागौर जिसका नाम है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे भैया, तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति करेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए जो संपत्ति का अधिकार होता है ना, तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार का था ना, ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया, वो कौन सा संशोधन था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो साथियों 44वें नंबर का संशोधन था, जिसके तहत साथियों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध साथियों किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से इसका संबंध है, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। डीएनए की अगर बात करें तो इसका काम क्या होता है साथियों, तो डीएनए का काम जो होता है ना साथियों आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना इसका काम होता है, मेन काम इसका यही होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना ही डीएनए का एक प्रमुख कार्य है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे
में कौन सा आपको ध्यान रखना है कि लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तल अगर बात करें साथियों, देखिए दूरदृष्टि दोष की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यानी कि डायनेमो के द्वारा क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो बिल्कुल सही। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों डायनेमो की अगर बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आप लोग यहाँ पर देखेंगे 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के, और बहुत ही साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के पूरी साथियों संभावना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा उत्तर चित्र कार को बस को और वाहन के बीच सही संबंध को दर्शा रहा है। देखिए क्या वाहन ये हो जाएगा, कार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, वाहन के अंतर्गत कार और बस आएगी। तो मान लेते हैं साथियों वाहन आपका ये हो जाएगा, इसके अंतर्गत कार भी आ जाएगी और इसके अंतर्गत बस भी आ जाएगी। तो ऐसा साथियों कौन सा आपको उत्तर चित्र नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। तो यही आपका अगर आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यदि सिंगल को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, 66 लिखा जाता है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग WINKLE को क्या लिखा जाएगा, 74, 77, 68 या 78। देखिए कभी भी आपको कुछ लेटर दे रखे और एक बड़ा सा नंबर साथियों लिखा हो, तो 99 पॉसिबिलिटी होती है साथियों कि उन सभी नंबर का जोड़ करके वो 66 बनाए। देख लेते हैं जैसे कि ABCD में साथियों S जो होता है वो 19वें नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, और N 14 पर आता है, G 7 पर आता है, L 12 पर आता है और E 5 पर आता है। देख लो साथियों इनका टोटल करने पर मेरे हिसाब से तो 66 आ जाना चाहिए क्योंकि लग रहा है। तो देख लेते हैं साथियों 5 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 आपका 4 18 हो जाएगा, 18 आपका साथियों 27 हो जाएगा, 27 और 6 आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 36 का 6 तो मिल गया, 3 आपका हासिल का लग जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 5 5 और 6 यानी कि 66 साथियों आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी साथियों टोटल करना पड़ेगा, यानी कि W होता है साथियों 23 पर। उसके बाद साथियों अगर बात करें I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, K होता है 11 पर, L होता है 12 पर और E होता है साथियों 5 पर। देख लेते हैं 3 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 और 4 16 हो जाएंगे, 16 आपके 17 18 19, 19 और 5 आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 19 और 5 आपके 24 हो जाएंगे, 2 हासिल का लग जाएगा, 2 और 1 3 4 5 6 7 यानी कि 7 आ जाए। क्या 74 साथियों ऑप्शन में है, तो 74 बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से नमा और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए ये मान लेते हैं साथियों हमें क्या ABC पूरी CD हमें क्या लिखना पड़ेगी, नहीं साथियों Z तक। तो अगर आपसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं से चलना है तो आप A की तरफ से चलोगे, BCD की तरफ। अगर आपसे कहा जाए कि दाईं ओर से आपको चलना है तो आपको चलना पड़ेगा साथियों Z की तरफ से Y, ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। और मैं एक बात आपको बता देता हूं साथियों, वैसे तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, लेकिन कभी भी आपसे ये कहा जाए कि दाईं ओर से आपको चलना है, यानी कि Z की तरफ से आपको चलना है, दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो 10वां अक्षर साथियों क्या हो जाएगा, तो हमें 27 में से घटाना पड़ेगा 10, 26 में से नहीं 27 में से, तभी हम सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होता, तो 27 में से हम कितना घटाते साथियों, 12 घटाते, और कितना आ जाता साथियों, यहाँ पर 15 आ जाता, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से यानी कि A की तरफ से नमा अक्षर क्या होता है, मान लीजिए साथियों यहाँ पर कहीं नमा अक्षर आ जाता और नमे पर होता है I, ठीक है। दाईं ओर से 10वें अक्षर, तो दाईं ओर से मान लीजिए हमने यहाँ पर घटाया, दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, 27 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, तो मान लीजिए कहीं यहाँ पर साथियों ये 17 नंबर आ जाता और 17 पर होता है Q, ठीक है ना। अब अगर बात करें इनके बीच में साथियों जो है वो कौन सा अक्षर आएगा, देखिए 9 की मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा सही तरीके से समझ में आ जाए। आई यहाँ पर आ जाएगी, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इधर से चलते हैं तो 17 पर साथियों क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा,
13 होगा, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना, 16 हो गया, ठीक है। तो दो इधर के कट करो, दो इधर के कट करो, एक इधर का कट करो, एक इधर का कट करो, क्या बचा साथियों, बीच का नंबर जो बचा ना, बीच का नंबर 13 बचा, और 13 पर साथियों क्या होता है, एम होता है। इसलिए आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम के साथ। यानी कि बीच में 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा साथियों, एम होगा, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। इसको बहुत आसानी तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको हर एक स्टेप बताई ताकि आपके बहुत अच्छे से माइंड में साथियों ये स्टोर हो जाए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और उम्मीद करता हूं अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको छोड़ के नहीं, बल्कि साथियों उत्तर लगा के आएंगे, और बिल्कुल सही उत्तर लगा कर आएंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रातः काल आशीष सूर्य की ओर मुंह करके 2 किलोमीटर चलता है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे साथियों कर दो। ये आशीष हो गया, आशीष सूर्य की तरफ मुंह करके, मैं आपको बता चुका हूं साथियों कि अगर बात करें एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो ये वाली साइड आपकी पूर्व होगी, ये वाली साइड आपकी पश्चिम होगी, ये वाली साइड आपकी दक्षिण होगी, और ये वाली साइड साथियों आपकी उत्तर होगी। देखिए तो पूरब की तरफ कह रहा है ना, तो पूरब की तरफ इधर ही तो मुड़ेंगे साथियों। तो इधर हमें चलना है, कितना चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, तो 2 किलोमीटर हमने चला दिया इसको। उसके बाद चला और रुक गया, वहां से फिर वो 4 किलोमीटर अपनी दाई की ओर चला। अब उसका मुंह किधर है साथियों, पूरब की ओर है, उसका दाई किधर होगा, दाया उसका इधर ही तो होगा। तो दाएं वहां से चलता है साथियों, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर हमने ये इसको दाएं साथियों चला दिया। उसके बाद कहा है कि वहां से फिर वो सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर चलता है, तो फिर हमने साथियों उसको पूरब की ओर चला दिया 1 किलोमीटर। अंत में वह अपने दाई ओर चला, यानी कि दाई ओर फिर मुड़ गया, दाई ओर फिर मुड़ गया साथियों, दाई ओर जा रहा है। अब आशीष किस दिशा में चल रहा है, तो साथियों ये कौन सी दिशा है मैंने आपको बताई है, ये कौन सी दिशा है, ये तो दक्षिण दिशा है। तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लाल रुधिर कोशिकाएं रक्ताणु से संबंधित है, ऐसी श्वेत रुधिर कोशिकाएं किससे संबंधित होंगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है ना साथियों, लसिकाणु से संबंधित होती है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कि अगर बात करें ना साथियों, यहाँ पर देखिए इसका संबंध पहले वाले का इससे है, यानी कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा बताइए। तो यहाँ पर साथियों जब हम बात करें कि क्या हम यहाँ पर साथियों कर सकते हैं, देखिए तो सी होता है आपका 3 पर, ठीक है ना, और ओ होता है 15 पर, यू होता है 21 पर, एन 14 पर होता है, टी आपका 20 पर होता है, आर 18 पर और वाई 25 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों एफ आपका कितने पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है, आर 18 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, यू 21 पर होता है, और बी आपका 2 पर होता है। तो कितना बड़ा साथियों, 3 से 6 हो गया, यानी कि 3 बड़ा, फिर 15 से 18 हो गया 3 बड़ा, 21 से 24 हो गया 3 बड़ा। तो कुल मिला के हर जगह साथियों 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है, ये आप लोगों ने इतना देख लिया। तो अब इसमें भी तो साथियों 3-3 ही तो हमें बढ़ाना है। ई 5 पर होता है साथियों, तो एच 8 पर क्या होता है, एच होता है। एक्स की अगर बात करें साथियों 24 पर होता है, तो 25, 26, 27, 27 पर एक तरीके से ए ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो एच ए कहाँ लिखा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है, आंसर नहीं मिला। अब अगर बात करें ए में अगर 3 जोड़ेंगे तो साथियों डी आ जाएगा। अब डी कहाँ पर लिखा है, डी साथियों यहाँ पर ही लिखा है, ठीक है ना। तो आंसर आपका समय बचाने के लिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आगे चेक करेंगे तो आगे साथियों यही आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि एक पुलिस कर्मी को अपने परम मित्र के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर क्या करना चाहिए। अगर एक पुलिस कर्मी को, क्या मान लीजिए आप एक पुलिस कर्मी है, तो आपको अपने आपका कोई परम मित्र है और वो देश विरोधी गतिविधियों में बिजी है, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, कर रहा है वो, तो आप उसका क्या करेंगे बताइए। क्या आपका वो दोस्त है तो सुधरने का आप मौका आपको देंगे, उसको समस्या बताकर आप उसको छोड़ देंगे, या कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा देना चाहिए, ऐसा होगा। देखिए साथियों अगर वो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है तो कहा जा सकता है कि उसका माइंड उसकी तरफ पूरी तरीके से तत्पर हो गया है देश विरोधी गतिविधियों में, तो सुधरने का मौका तो उसको नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसे नहीं सुधरेगा, इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा। तो कब्जे में उसको साथियों लेंगे सबसे पहले, और जो हाई कमांड वाले ऑफिसर्स हैं उनको साथियों अवगत करा देंगे। सबसे पहले उसको एक कहीं कमरे में बंद कर देंगे, उसके बाद साथियों अधिकारियों को इत्तला देंगे और वो आकर अपने गिरफ्त में उसको जकड़ लेगी। तो आंसर यहाँ पर कुल मिला के जिनका ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए यदि प्लस का अर्थ साथियों, यहाँ पर प्लस का अर्थ देखिए लिखा नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ प्लस का मतलब क्या है साथियों। प्लस का मतलब है गुणा, तो यहाँ पर साथियों गुणा हो जाएगा।
उसके बाद भी दिक्कत, तो मैं आपको यहाँ पर साथियों लिखकर बता देता हूँ। देखिए प्लस का अर्थ क्या है, यानी कि जहां पर प्लस होगा वहां पर आप गुणा लिखेंगे, और जहां पर साथियों माइनस होगा वहां पर आप भाग का निशान लगाएंगे, और जहां पर साथियों गुणा का निशान होगा वहां पर आप माइनस लिखेंगे, और जहां पर साथियों भाग का निशान होगा वहां पर आप प्लस लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर साथियों बात करें ना हम सबसे पहले ये नंबर लिख लेते हैं। 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। अब यहाँ पर प्लस आया है, प्लस का मतलब क्या है, यानी कि प्लस की जगह पर क्या लिखना है, गुणा लिखना है, तो हमने यहाँ पर गुणा लिख लिया। माइनस का मतलब भाग है, तो साथियों यहाँ पर हमने भाग लिख लिया, और गुणा का मतलब साथियों माइनस है, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया, और भाग का मतलब साथियों प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट आपको करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 5 की 2 से गुणा हो जाएगी साथियों, 10 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, -2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें 10 में से साथियों 2 जाएगा, 8 बचेगा। 8 प्लस 9 साथियों कितना होता है, 17 होता है। दुनिया जानती है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में साथियों आपको व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम की अगर बात करें कैसे आप लगाएंगे, इसमें से सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा तो साथियों सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। अब उससे बड़ा क्या किलोमीटर होगा, नहीं। उससे बड़ा क्या मीटर होगा, नहीं। उससे बड़ा साथियों होता है डेसीमीटर, तो यहाँ पर साथियों मैंने क्या लिख दिया, डेसीमीटर लिख दिया। तो आपको एक याद करने का तरीका ये भी बता देता हूँ कि सी के बाद क्या आता है, डी आता है, यानी कि सेंटीमीटर से बड़ा क्या होगा साथियों, डेसीमीटर होगा। और अब तो बच्चा भी बता देगा साथियों, मीटर आएगा, और उसके बाद साथियों किलोमीटर आएगा, किलोमीटर आएगा यहाँ पर। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 लिखा। उसके बाद साथियों हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 लिखा। उसके बाद 4 लिखा, और उसके बाद 2 लिखा। यानी कि 13 42 साथियों कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, देख लेते हैं। 13 42 तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को क्या लिखा जाता है, TEKSA भी लिखा जाता है, तो उसी तरीके से उसी सांकेतिक भाषा में PILLOW को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लेटर नजर आ रहा है वही लेटर यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें बास्केट यहाँ पर लिखा है, तो अगर यहाँ से हम शुरू करें बास और केट, मतलब वही बन गया। तो कुल मिला के साथियों क्या किया गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है। यानी कि W सबसे अंत में है, तो W पहले आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर LL आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर P आ जाएगा। यानी कि वॉलिप कहाँ पर लिखा हुआ है, ये अगर बात करें तो वॉलिप तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अगर कभी भी साथियों इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए, तो आपको साथियों क्या करना है, ये एल है। अगर बात करें ना साथियों, ये क्या है, ये एल है। जैसे कि ये एल है, ठीक है, और तो ये भी साथियों एल है। तो कितने लेटर हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब जब 18 लेटर होते हैं, तो या तो साथियों 3 के पेयर में जोड़ तोड़ लीजिए, या 6 के पेयर में तोड़ लीजिए, तभी हमारा काम चलेगा। पहले हम 3 के पेयर में जोड़ेंगे, अगर 3 के पेयर में कब हो जाता है, आंसर मिल जाता है तो ठीक, वरना 6 के पेयर में हमें तोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 ये 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 हो गया। अब देखिए सबके अंत में बी आ रहा है, बी इसके भी अंत में आएगा, बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है। अब सबसे शुरू की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर एल आया, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एल आना चाहिए, यहाँ पर भी एल आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर टी आ गया, तो यहाँ पर एल आया है, और यहाँ पर कैसे टी आ सकता है, तो ये 3 वाला हमारा फ्लॉप हो जाएगा। अब हम 6 वाले की तरफ साथियों बढ़ेंगे, तो 6 वाले की तरफ बढ़ेंगे तो देख लेते हैं साथियों, ये एल है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब सबसे अंत में ट्यूब आ रहा है, यानी कि TUB, तो यहाँ पर साथियों बी आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी टी आ गया, तो यहाँ पर यू की कमी है, यू लिख दिया हमने। यहाँ पर भी ट्यूब आना चाहिए, यानी कि यू भी तो है, हमें सिर्फ टी लिखना पड़ेगा। ट्यूब ट्यूब ट्यूब, सब में ट्यूब ट्यूब आ गया। अब शुरू में क्या है, एल यू है, तो यहाँ पर एल है, यू नहीं है, तो यू हमने लिख दिया। एल यहाँ पर यू है, एल नहीं है, तो एल हमने लिख दिया। उसके बाद साथियों भर गया क्या, देखिए LUBTU है, LU, अब यहाँ पर बी आ जाएगा, BTU है, LUBTU है, यानी कि इसमें भी और इसमें भी सब सेम बन गया, यानी कि 6 वाला फॉर्मूला हमारा काम आ गया। तो हमने पेन से क्या क्या लिखा है वो एक बार देख लीजिए। एल लिखा है हमने, यू लिखा है,
टी लिखा है और फिर से एल लिखा है और फिर से यू लिखा है और फिर से बी लिखा है। तो ये साथियों कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? अगर बात करें साथियों एल यू, एल तो यहाँ पर साथियों कहीं पर है ही नहीं क्या? देख लेते हैं साथियों हम लोग एक बार। अच्छा, ये हमने यहाँ पर का एल क्यू जोड़ लिया, हाँ ये तो प्रिंटेड था, बस वो गलत हो गया था, तो इसको कट कर दीजिए। अब यूटी देखिए साथियों, यूटी कहाँ पर है? यूटी साथियों यहाँ पर है, यूटी एल यू बी, एल यू बी। आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कथन साथियों क्या कहता है? कथन में लिखा हुआ है सभी कौवे काले होते हैं और वस्तुएं सुंदर होती है। निष्कर्ष क्या है? कुछ कौवे सुंदर हैं और कुछ सुंदर वस्तुएं काली। ये साथियों जो कुछ काली लिखा है, कुछ काली यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है ये कुछ काली, ठीक है, कुछ काली, ठीक है। अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं कथन की तरफ एक बार फिर से। लिखा हुआ है सभी कौवे काले हैं, तो यहाँ पर साथियों हमने क्या बना लिया? यहाँ पर हमने साथियों कौवे बना लिया और कहा जा रहा है कि सभी कौवे कैसे हैं साथियों? सभी कौवे काले हैं। तो सभी कौवे ये कैसे हो गए साथियों? काले हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ काली वस्तुएं सुंदर है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कुछ काली वस्तुएं साथियों, क्या लिख लिया हमने? सुंदर है लिख लिया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से हमने लिख लिया कुछ काली वस्तुएं, कुछ काली वस्तुएं, मान लीजिए ये क्या हो जाएंगी साथियों? ये काली वस्तुएं हो गई, ठीक है, ये काली वस्तुएं हो गई और कहा जा रहा है साथियों कुछ काली वस्तुएं क्या है साथियों? सुंदर है। तो कुछ काली वस्तुएं क्या हो गई साथियों? सुंदर हो गई। अब पढ़िए, निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। लिखा हुआ है साथियों कौवे, कुछ कौवे सुंदर हैं, कुछ कौवे सुंदर, अरे भैया कौवे जो है ना वो काले हैं, कौवे सुंदर नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं, कुछ सुंदर वस्तुएं, मान लेते इतनी सुंदर वस्तुएं साथियों काली होती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है साथियों, तो ये आपका सही है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। यानी कि केवल दो निष्कर्ष जो है वो सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, नीचे एक ही पासे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक चार के विपरीत फलक पर कौन सा है? ये आपसे इतना पूछा जा रहा है। देखिए चार एक तो कहां पर लिखा है साथियों? चार यहाँ पर लिखा है और कहीं पर क्या लिखा है? चार और कहीं पर नहीं लिखा है मेरे हिसाब से। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें सेम फलक, यानी कि ये फलक है और ये फलक, फलक सेम है और नंबर भी साथियों सेम है, तो इसी से ही आप उत्तर निकाल सकते हो। देखिए फलक सेम है, ठीक है ना, और अगर बात करें तीन अभी यहाँ है और तीन अभी यहाँ पर हो गए, यानी कि इस पासे को, इस वाले पासे को कैसे घुमाया गया है? इस वाले पासे को साथियों ऐसे करके ऐसे घुमाया गया है, तभी तो ये तीन नंबर यहाँ से करके इधर आ गया है। और जाहिर सी बात है साथियों जब तीन नंबर यहाँ से उठ के इधर आया है तो 6 नंबर साथियों यहाँ पर होगा और 6 नंबर आपके अब सामने आ गया है। तो कहा जा सकता है साथियों चार का विपरीत क्या होगा साथियों? चार का विपरीत 6 होगा। थोड़ा सा ध्यान लगा के वीडियो को पॉज करके आप समझेंगे ना तो समझ जाएंगे साथियों, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, आंसर आपका एक के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, समीकरण को हल करने के लिए चिन्हों का उपयुक्त संयोजन आपको साथियों बताना है। तो यहाँ पर जहां पर स्टार स्टार है ना, एक ये स्टार है, एक ये स्टार है, एक ये स्टार है, यहाँ पर कौन से साथियों चिन्ह आ सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 23-17 की अगर बात करें तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं 23-17, ठीक। अब स्टार की जगह पर हमें साइन लिखना है। उसके बाद साथियों 12 भाग यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मान लेते हैं साथियों हम इसको अगर देखते हैं तो सबसे पहले माइनस लिखा है, माइनस लिख लिया, फिर भाग लिखा है साथियों तो फिर हमने भाग लिख लिया, और फिर बराबर लिखा है तो हमने यहाँ पर बराबर लिख लिया। अब 23 में से 17 आ जाएगा, 6 बचेगा, माइनस लिखा, माइनस लिख लिया। 12 की भाग 2 से होगी साथियों, कितना बचे? 6 आ जाएगा, और भाग लगाए, भाग यहाँ पर साथियों 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 की अगर साथियों भाग करेंगे 6 से तो 2 आ जाएंगे, यानी कि 6 माइनस 2 आ जाएगा, बराबर क्या है? 4 है। तो 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा, बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों कौन से ही साइन हमें रखना होंगे, ये वाले साइन रखेंगे तभी मामला बराबर हो पाएगा। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगर बी वाला चुनोगे तो साथियों बराबर नहीं हो पाएंगे, हो सकता हो वहां पर 4 3 हो जाए, 4 बराबर 3 हो जाए, 4 बराबर 5 हो जाए। चलिए
उसके बाद देखिए कथन साथियों आपके सामने यहाँ पर आपको दे रखा है और आपको कथनों को पढ़ना है और आपको साथियों निष्कर्ष को पढ़ना है। लिखा हुआ है अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। शोषण साथियों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई मजदूर है, वो नॉर्मली 8 घंटे अगर काम कर रहा है, जितने पैसों में 8 घंटे काम करता है उतने ही पैसों में अगर उससे 10 घंटे काम करवाया जा रहा है तो वो उसका शोषण कहलाएगा 2 घंटे का। तो जो अशिक्षित लोग होते हैं, शिक्षित नहीं जो होते हैं लोग, उनका समाज में और लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, ऐसा कथन कह रहा है। तो लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं या अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं, तो ऐसा नहीं है साथियों। निष्कर्ष में कहीं भी अगर केवल लग जाए तो वो निष्कर्ष साथियों गलत कहलाया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर कि शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं कही गई है कि जो शिक्षित लोग होते हैं वही अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, तो ये भी साथियों गलत हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है, तो राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए त्रिभुजों की अगर बात करें तो एक आपका साथियों ये त्रिभुज निकलेगा, एक आपका ये त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज आपका निकलेगा साथियों ये वाला, दूसरा त्रिभुज आपका ये निकल गया, और तीसरे त्रिभुज की अगर बात करें तीसरा आपका ये त्रिभुज निकल गया, ठीक है ना। और चौथा आपका साथियों ये त्रिभुज निकलेगा, चौथा आपका ये त्रिभुज निकल गया, चौथा पांचवे की अगर बात करें ये वाला पांचवा आपका हो गया, पांचवा त्रिभुज ये हो गया, छठा त्रिभुज साथियों आपका ये वाला हो गया। तो कितने त्रिभुज हो गए साथियों, 6 त्रिभुज हो गए। सातवां त्रिभुज कहाँ निकलेगा, सातवां त्रिभुज साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका सातवां निकलेगा। मैं देख लेता हूं साथियों, हाँ ये आपका क्या हो गया साथियों, सातवां त्रिभुज हो गया। तो जाहिर सी बात है आठवां ये हो जाएगा। अब आठवां त्रिभुज ये हो गया साथियों, 8 त्रिभुज हो चुके हैं। अब देखिए 8 और 1 ये हो गया यानी कि 9, ये 9 हो गए, ठीक है ना। अब जब ऐसे ये निकल सकते हैं तो ये ऐसे भी निकल सकते हैं, और ऐसे निकल सकते हैं तो ये साथियों ऐसे भी निकल सकते हैं। 4 ये हो गए, 4 ये निकलेंगे। ये 8 और 4 साथियों कितने त्रिभुज हो जाएंगे, कुल मिला के साथियों 12 त्रिभुज हो जाएंगे। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि अगर बात करें ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 लोग हैं, कितने लोग हैं साथियों, 6 लोग हैं। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 6 लोग हैं, ठीक है भाई। 6 लोग यहाँ पर हो गए, तो हम बना लेते हैं साथियों 1 2, उसके बाद साथियों यहाँ पर 3 4 और 5 और आपके 6, यहाँ पर ऐसे 6 लोग हो जाएंगे। एक दूसरा वाला भी हमें बनाना होगा, क्यों बनाना होगा वो मैं साथियों अभी आपको बताऊंगा। कभी भी अगर साथियों सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करके 2 बना लो जल्दी जल्दी में। ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, पहली बात आपको ध्यान रखना है एक वृत्त में बैठे, ठीक है। एफ और बी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो डी मान लीजिए हमने यहाँ बैठा लिया, और एफ हमने यहाँ पर मान लिया, और साथियों बी हमने यहाँ पर मान लिया। यानी कि डी जो है ना, ये डी ये एफ और बी के बीच में बैठा है, तो एफ और बी के बीच में बैठा लिया। अब इसमें यह नहीं कहा गया कि डी के दाईं और बी को ही बैठाना है, क्या पता यहाँ पर एफ आ जाता, यहाँ पर बी आ जाता। तो एक हम ऐसे ही बना लेंगे साथियों, वहां पर हम एफ मान लेंगे इधर को और इधर को बी मान लेंगे, क्या पता साथियों कौन सा सही हो। उसके बाद लिखा है ए जो है ना, ए ये डी के दाईं और दूसरा है। डी कहां पर है, डी के दाएं दूसरा हो जाएगा 1 2, यानी कि जो आपका ए बनेगा ना, ए ये आपके डी के दाएं दूसरा बनेगा, तो दाएं की तरफ दूसरा हमने बना लिया। और लिखा है और ई के बाएं दूसरा है, यानी कि जो साथियों ए है ना, ए ये डी के तो दाएं दूसरा बनेगा और ई के बाएं दूसरा बनेगा। ई कहां पर है साथियों, ई कहां पर, ई हमें मजबूरन में यहीं पर रखना पड़ेगी, तो ई के बाएं साथियों दूसरा हो जाएगा ए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए कि डी की ओर से किसका मुंह, यानी कि डी की ओर से क्या लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर डी की ओर किसका मुंह है, तो डी की ओर डी का मुंह ये है, यानी कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। अब देख लीजिए ए से लेकर एफ तक थे, तो यहाँ पर ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी नहीं आया, सी नहीं आया तो सी ही साथियों यहाँ पर बैठेगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि डी की ओर किसका मुंह होगा, तो सी का मुंह होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद सी के साथ, यानी कि डी ऑप्शन में ही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें इनमें से कौन सा नंबर साथियों सबसे अलग है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिल्कुल विषम है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग है।
तो देखिए इन नंबरों की अगर बात करें 341, 512, 126, 214, ये सब मुझे साथियों किसी ना किसी नंबर के घन लग रहे हैं, यानी कि क्यूब लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 341 की जगह साथियों 343 होता ना, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे ये 7 का क्यूब बन जाता। अगर बात करें 512 की जगह 510 की जगह साथियों अगर 512 होता ना, तो ये 8 का क्यूब बन जाता। यहाँ पर साथियों 126 लिखा हो, अगर 125 होता ना, तो ये साथियों 5 का क्यूब बन जाता है। यहाँ पर 214 लिखा है, 200 साथियों 16 लिखा होता ना, तो ये 6 का साथियों यहाँ पर क्यूब बन जाता। अब यहाँ पर आप देखिए, मतलब 7 का क्यूब है और कितना माइनस है साथियों, 2 माइनस है। उसके बाद देखिए 8 का क्यूब है, कितना माइनस है साथियों, 2 माइनस है। 6 का क्यूब है, कितना माइनस साथियों, 2 माइनस है। लेकिन ये 5 का क्यूब है, कितना माइनस है, सिर्फ 1 माइनस है। तो इसमें 2 माइनस, इसमें 2 माइनस साथियों, इसमें 2 माइनस, लेकिन इसमें साथियों सिर्फ 1 ही माइनस है। तो सबसे अलग इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे अलग है, सबसे विषम है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों NEM QRP MAL और RUQ, यानी कि इसमें भी आपको बताना है कि सबसे विषम कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, सबसे भिन्न कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साथियों, एक यहाँ पर भी वॉवेल आया है, एक यहाँ पर भी वॉवेल आया है, और एक यहाँ पर भी साथियों वॉवेल आया है, लेकिन यहाँ पर कोई वॉवेल नहीं है। तो सबसे अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से वह शब्द आपको चुनना है साथियों कि जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कमेंट बनाया जा सकता है क्या, COMM है, बिल्कुल है साथियों, COMM हो जाएगा, E भी हो जाएगा, N भी हो जाएगा, D भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला तो बनाया जा सकता है। MEN बनाया जा सकता है, तो MEN ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए COMMENT, तो COMMEN भी है, TARY, तो T आपका ये हो गया, A ये हो गया, R कहाँ है, R ये हो गया, Y देखिए Y यहाँ पर नहीं, यानी कि कहा जा सकता है साथियों ये वाले अक्षर नहीं बनाए जा सकते हैं इनकी मदद से। तो यही आपका राइट आंसर है। तो अब साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस। आपने अभी तक साथियों रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखे, अब आपको यहाँ पर साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे और शून्य से चलेंगे साथियों, शिखर तक चलेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा आसान है। यहाँ पर अगर बात करें 6, 5, 0, 12, 8 का औसत आपको बताना है। तो औसत के लिए साथियों कितने नंबर है वो नीचे लिख लेंगे। टोटल 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। इन सबका टोटल साथियों कितना है, 12 8 20 हो जाएगा। 20 आपका 5 25 हो जाएगा, और एक आपका 31 हो जाएगा। 25 और 6 आपका 31 हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, औसत आपका निकल आएगा। यहाँ पर अगर बात करें 5 एकम 5 होता है, 5 अंक आपका 30 होता है। एक बचा, एक लगा दिया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दुना आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 6.2 हो जाएंगे। क्या 6 पॉइंट ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका एक के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कि सप्ताह के प्रथम 4 दिन इनका तापमान औसत कितना है, तो 38.6 डिग्री है। यानी कि सप्ताह के प्रथम 4 दिन कौन से होते हैं साथियों, एक तो संडे आपका हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, और वेडनेसडे हो जाएगा। संडे हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड देखिए। सप्ताह के 4 दिन है ना साथियों, तो सप्ताह के 4 दिन यहाँ पर लिख लिए, और संडे हो जाएगा साथियों, मंडे हो जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे हो जाएगा, उसके बाद साथियों वेडनेसडे हो जाएगा। यानी कि इनका साथियों जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 38.6 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अगर बात करें साथियों जब इनका औसत आ रहा है तो इनका योग कितना होगा, यानी कि टोटल मिला के अगर बात करें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को टोटल मिला के इन सब का टोटल तापमान कितना बैठेगा, तो इसकी और इसकी साथियों गुणा हमें करा लेना चाहिए। पॉइंट लगा है, अभी हम पॉइंट को भूल जाएंगे साथियों 1 मिनट के लिए। यहाँ पर अगर बात करें 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 33 और 34 हो जाएंगे, 4 3 12 और साथियों यहाँ पर 15 हो जाएंगे। यानी कि साथियों 1 नंबर के बाद पॉइंट था, अब 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा लेंगे। यानी कि इन सब का साथियों जो आपका योग निकल कर आएगा वो 154.4 डिग्री सेल्सियस निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कुल तापमान कितना था, तो 154 डिग्री सेल्सियस था। अब उसके बाद साथियों देख लीजिए अंतिम 4 दिन का औसत कितना है। तो अंतिम 4 दिन के औसत की अगर बात करें तो अंतिम 4 दिन साथियों कौन से होते हैं, सैटरडे आपका हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा साथियों, उसके अलावा थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, और साथियों क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। यानी कि ये सप्ताह के अंतिम 4 दिन हो जाएंगे, और इनका औसत कितना हो जाएगा, 4 से यहाँ पर साथियों भाग कराना पड़ेगा, और इनका औसत जो दे रखा है वो 40.3% दे रखा है,
40.3 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब अगर हमें यहाँ पर पता करना हो कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का टोटल मिला के टेम्परेचर कितना हो, तो साथियों इनको आप क्या करा लो, इनको आप गुणा करा लो। तो 40.3 की साथियों जब गुणा कराएंगे किससे, 40.3 की गुणा कराएंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 तियां 12 पूरा आ जाएगा, 4 चौक आपका 16 आ जाएगा, यानी कि 161.2 आपका टेम्परेचर निकलेगा। तो पहली बात तो साथियों मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर कितना होगा, 154.4 होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है साथियों के वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे का टेम्परेचर कुल मिला के कितना होगा, 161.2 होगा। यहाँ पर अब कहा गया है साथियों यदि सप्ताह का औसत कितना हो, यानी कि पूरे 7 दिनों का औसत कितना हो, 39.1 डिग्री सेल्सियस हो, तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। देखिए सप्ताह में पूरे साथियों कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और पूरे 7 दिनों का यहाँ पर टेम्परेचर कितना बताया गया है, 39.1 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। तो अब हमें साथियों कितना निकाल लेना है, पूरे 7 दिनों का यहाँ पर टेम्परेचर निकाल लेना है। तो हम गुणा करा ले रहे हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 नियम आपका 63 हो जाएगा, 7 तियां आपका 21 हो जाएगा, 21 और 6 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 27 हो जाएगा। तो 200 पूरे सप्ताह का कितना साथियों टेम्परेचर निकलता है, 273.7 निकलता है। अब यहाँ पर अगर बात करें हमें गुरुवार का, यानी कि हमें साथियों थर्सडे का यहाँ पर तापमान टेम्परेचर बताना था। तो अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर भी वेडनेसडे आया है और यहाँ पर भी वेडनेसडे आया है। अगर हम इसको और इस नंबर को जोड़ देते हैं साथियों, ठीक है, इस नंबर और इस नंबर को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वेडनेसडे का 2 बार तापमान जुड़ा हुआ है। और हमें किसका निकालना है साथियों, हमें थर्सडे का तापमान निकालना है। तो थर्सडे का तापमान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, इन चारों दिनों का और इन चारों दिनों का जोड़ करा देंगे और उस जोड़ को इसमें से साथियों घटा देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही गुरुवार का तापमान होगा। तो देख लेते हैं साथियों, इनको अगर जोड़ कराएं तो 154.4 और 161 पॉइंट साथियों 2, इनको सबसे पहले जोड़ लो। तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 11 और यहाँ पर 3 आ गया। अब इसमें से साथियों किसको घटाओ, 273.7 को घटा दो, यानी कि साथियों अगर बात करें 315.6 में से किसको घटाना है, 273.7 को घटाना है। 16 में से 7 जाएगा साथियों 9 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 30 में से साथियों क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, ये 31 में से 27 जाएगा साथियों कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि अगर बात करें साथियों गुरुवार का जो तापमान आएगा वो 41.9 डिग्री सेल्सियस आएगा। एक बार क्वेश्चन को पॉज करके प्रश्न को पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से साथियों अगर प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो आप लोग सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, मतलब ए अगर 3 कमाता है तो ये 2 कमाता है। उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि प्रत्येक कितना बचत करता है, 1,000 रुपए, यानी कि ये भी ए भी 1,000 रुपए बचत करता है भले जितनी सैलरी हो, और बी भी 1,000 रुपए बचत करता है, तो ए की आय क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों ए की, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 3x और ए और बी की आय कितनी है, ए की आय है साथियों 3x और बी की आय कितनी है 2x यहाँ पर है। अब सबसे पहले एक बात यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर कोई किसी की आय 10 है और इंसान उसमें से 2 रुपए जो है ना वो 2 रुपए बचा लेता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसका क्या निकलेगा साथियों, यहाँ पर उसका खर्च निकलेगा। तो ऑटोमेटिक साथियों खर्च उसका 8 रुपए आ जाएगा। 10 रुपए उसकी आय है, 2 रुपए उसकी बचत है, तो खर्च कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही साथियों 3x अगर उसकी आय है और उसकी बचत कितनी यहाँ पर लिखी है, बचत अगर उसकी साथियों 1,000 है, तो जाहिर सी बात है उसका खर्च कितना है, यहाँ पर दे रखा है खर्च ए का 5 है और बी का 3 है, तो 5 ये हो जाएगा इसका। अच्छा इसकी 1,000 बचत है ना, तो इसकी भी 1,000 बचत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रत्येक 1,000 बचाता है। तो इसके ये कितना, इसका खर्च का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है और जो भी आपको x बराबर आए वो देखना है, और फिर a की आय पूछी गई है ना, तो a की आय तो 3x है, तो 3x का मान निकाल देना, इतना आपको करना है। यहाँ पर तो साथियों कट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फिर से इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा था साथियों, 3x बटे 2x, और बचत कितनी करता है, 1,000 की बचत करता है, तो 1,000 यहाँ पर लिख लेंगे। और जब 1,000 की बचत करता है तो कितने रुपए उसके खर्च होंगे साथियों, 5/3 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी गुणा कर लीजिए, 3 की 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3,000 हो जाएगा साथियों।
5 की 2 से करेंगे तो 10x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर साथियों आपका 5000 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पर साथियों 10x लिखा हुआ है, 9x उधर है, प्लस का है, इधर आएगा साथियों माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं साथियों ये इसकी अगर बात करें ना तो देखिए अब यहाँ पर साथियों क्या हुआ है, अब ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और ये जब प्लस का आ जाएगा, ये इसका साइन बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। ये जब प्लस का आ जाएगा साथियों तो इसको प्लस का लिख लेंगे, और ये 3000 माइनस का जैसे है वो माइनस का ही रहेगा। तो 10x में से 9x जाएगा, 1x बचेगा, 5000 में से 3000 जाएगा साथियों, 2000 बचेगा। तो x की वैल्यू साथियों आ गई है 2000। और अब आपसे पूछी जा रही है कि a की आय क्या है। a की आय तो भैया 3x थी, यानी कि 3x आपसे पूछा जा रहा है, x की वैल्यू जो है वो निकल कर आई है 2000। तो जाहिर सी बात है साथियों 3 गुणा 2000 कितना हो जाएगा साथियों, 6000 हो जाएगा। तो 6000 क्या है, ये a की साथियों आय निकल कर आएगी, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। मान लीजिए अगर साथियों 1 का हमें घन करना हो तो इकाई स्थान पर 1 आएगा, 2 का हमें घन करना हो तो इकाई स्थान पर 8 आएगा, 3 का अगर हमें साथियों घन करना हो तो क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27, इकाई स्थान पर क्या आएगा साथियों 7 आएगा। 4 का अगर हमें घन करना हो, क्यूब करना हो तो 64 आएगा, इकाई स्थान पर 4 आएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 0 में से 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है अगर किसी भी संख्या का घन करोगे। तो आंसर जिनका सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए उसके बाद देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो कौन सी होगी जो 4 8 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्या वो साथियों 111 हो सकती है, तो ऐसे ही बता दूंगा नहीं हो सकती है। क्या वो 112 होती है, देख लेते हैं साथियों। 112 क्या 4 से पूरी तरीके से कटेगी, नहीं कटेगी। 4 एकम 4, 4 दूना 8 आपका हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। तो ये 4 से तो कट रही है। 8 से देख लेते हैं साथियों कटेगी, तो आपका 8 एकम 8 हो जाएगा, 3 चला जाएगा, 8 चौक आपका 32, ये भी 8 से भी कट जाएगी। क्या साथियों 16 से कट जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 होते हैं साथियों, 16 से भी कट जाएगी। तो चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या ये थी, और ये साथियों 4 8 16 से सभी से साथियों विभाजित हो जाती है। अब उसके बाद देखिए कि 4/8 लिखा हुआ है और भाग का निशान लगा हुआ है साथियों। उसके बाद 1/2 माइनस 1/3 गुणा 4/8 है। मैंने आपको साथियों एक तरीका बताया, सबसे पहले इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/8 जैसा लिखा है तो 4/8 यहाँ पर लिख लीजिए आप। उसके बाद भाग लगा है, भाग लगा लीजिए। इसको सॉल्व करिए 1/2 माइनस 1/3 को, तो 3 की गुणा 1 से होगी 3 आएगा, माइनस 2 की गुणा 1 से होगी साथियों 2 आएगा, और नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी, यानी कि 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1/6 आएगा। यानी कि इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, और गुणा क्या आ जाएगा आपका 4/6 आ जाएगी। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कभी भी आपको ये भाग का निशान दिखे तो साथियों इस भाग के निशान को गुणा में बदल लीजिए, और जब गुणा में बदलोगे तो एक शर्त ये है कि जो ये लिखे ना इसको उलट पुलट कर लो, यानी कि 1/6 लिखे हैं तो 6 इसको 1 कर लो। प्रश्न आपके लिए सॉल्यूशन करना साथियों आसान हो जाएगा। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से साथियों ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना आपका 4, यानी कि पूरे में से साथियों आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 0.5 की भाग अगर करेंगे साथियों 0.125 से तो क्या बचेगा। देखिए ऊपर रख लीजिए आप 0.5 और नीचे रख लीजिए साथियों 0.125। अब अगर बात करें, आप सभी को पता होगा पॉइंट हटाएंगे 3 नंबर हैं तो ऊपर 1 लगा के 3 0 बढ़ जाएंगे। ऊपर साथियों 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 बढ़ा के 1 0 बढ़ेगा, यानी कि जितने नंबर के बाद पॉइंट होगा उतने 0 बढ़ेंगे। अब इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा साथियों 5 और डबल 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साथियों सिर्फ 125 आ जाएगा। तो 125 से कम 125, 125 साथियों चौके कितने होते हैं 500 होते हैं। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों मैं आपको थोड़ा सा स्पीड तरीके से पढ़ा रहा हूँ, स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम समय में साथियों आपका पूरा से पूरा मॉडल पेपर साथियों हो जाए, और क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा आपके पास नहीं होता है एसएससी जीडी के एग्जाम में, इसलिए भी आप थोड़ा सा तेजी करिए, थोड़ा फास्ट तरीके से आप लोग पढ़िए ताकि एग्जाम में आपको समय की दिक्कत ना लगे। 2 लोग हैं, राम और मोहन है, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएंगे, 2 लोग हैं, राम है और साथ ही यहाँ पर मोहन 2 लोग हैं। अगर बात करें राम की आय अगर 8 है, अब ये 8000 भी हो सकती है, वो 3000 भी हो सकती है। मान लेते हैं अगर 8 है तो मोहन की आय 3 है। यदि उनकी आयों में अंतर कितना है, मान लेते हैं साथियों अगर राम की आय 8x है तो मोहन की आय 3x है।
उनकी आयों में अंतर कितना है, 1000 का है, 1000 का है। तो राम की आय क्या है, देखिए अगर इनकी आयों में अंतर की बात करें तो अंतर तो इनका क्या है, यानी कि अंतर की बात करें, यानी कि माइनस की बात करें, ये तो 5x है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है इसे इनकी आयों में अंतर साथियों 1000 का है। तो x की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, 1000/5 हो जाएगी। यानी कि x का जो मान निकल कर आएगा साथियों वो 200 निकल कर आएगा, यानी कि x का मान साथियों 200 निकल कर आएगा। तो राम की आय क्या है, राम की आय तो 8x है और x की वैल्यू क्या है, 200 है। तो 8 गुणा 200 हो जाएगा, 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 1600 साथियों क्या है, ये राम की आय है। इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाए तो कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब यहाँ पर कभी चीनी का भाव दे दिया जाएगा, कभी आटे का भाव दे दिया जाएगा, कभी चावल का भाव दे दिया जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, 40% बढ़ जाए तो वो 40% लिख लेना है, बढ़ जाए मतलब 40 जो यहाँ पर प्रतिशत लिखा हो तो वो प्रतिशत तो लिखना है, गुणा में 100 जोड़ देना है। अब अगर यहाँ पर लिखा हो बढ़ जाए तो 140 कर देना, मतलब 100 में 40 बढ़ा देना। लेकिन अगर साथियों यहाँ पर यह भी हो सकता है लिखा हो 40% घट जाए या 50% घट जाए, तो 40% घट जाए लिखा हो तो यहाँ पर साथियों 100 माइनस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बढ़ जाए लिखा हो तो 100 + 40 आ जाएगा, घट जाए लिखा हो तो 100 - 40 आ जाएगा। इसको सॉल्व हमें करना है, जीरो से साथियों जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा, 5 चौक आपका कितना होता है साथियों, 5 चौक आपका 20 होता है। तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 700 आ जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे देख लो, नीचे क्या है, जो नीचे संख्या होगी वो नीचे एक बार लिख लोगे। अब इसको देखोगे 7 दूना आपका 14 होता है, तो 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 ये लग जाएगा तो 60 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा। अब ये 60 है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो यहाँ पर रख लोगे। यानी कि आंसर आपका जो निकल कर आएगा 28 सही 4/7% निकल कर आएगा साथियों। आंसर आपका जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अहमद ने 1440 5% वार्षिक दर से तथा 1650 4% वार्षिक दर से उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज आप सभी लोग जानते हैं PRT/100 होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसका भी साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है और इसका भी साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। अगर अहमद ने 1440, यानी कि साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका P यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर साथियों मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं P लिख दूंगा। P क्या है, 1440 है, तो 1440 यहाँ पर आ जाएगा। दर कितनी है, 5% की दर है, ठीक है ना। और समय कितना है, समय दोनों के लिए 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष आ जाएगा। ये बटे में साथियों क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ये तो इसका हो जाएगा। अब अगर बात करें इस वाले की, अगर बात करें ना, तो इसका कितना है मूलधन, यानी कि P कितना है, 1650 है। दर कितनी है, 4 है। समय दोनों के लिए 3 रहेगा, तो इसमें भी साथियों 100 आ जाएगा। पूछा जा रहा है इन दोनों का, यानी कि 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा, तो इन ब्याजों को जोड़ देना है साथियों। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, अब अगर बात करें साथियों, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि इधर क्या बचा साथियों, 72 गुणा 3 बचा, और प्लस इधर साथियों क्या बचा आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, 2 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यहाँ ये कट नहीं रहा है तो इसको कट कर लेंगे साथियों, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से साथियों इसको कट करेंगे, 5 तियां आपका 15 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। यानी कि इधर क्या बचा, 33 गुणा 6 बचा, ये आपका 2 तियां 6 हो जाएगा। आप देख लीजिए साथियों, 72 के 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। अगर बात करें इसकी तो 6 तियां आपका 18 हो जाएगा, 6 तियां 18 एक 19 हो जाएगा। यानी कि 198 और 216 कितने होते हैं, ये अगर बात करें तो कितने होते हैं साथियों, 8 6 आपका 14 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा साथियों, फिर लग जाएगा। यानी कि कुल मिला के साथियों यहाँ पर 414 आ जाएगा, जो कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यहाँ पर साथियों